हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यजीत क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इसको लेकर के एग्जाम में, तो इसको डिटेल में देख लेंगे। जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो ही हमने कवर किया है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं उठाई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो कौशाम्बी में होता है, तो इस बात को याद रखना। गुप्त साम्राज्य का उदय किस क्षेत्र में हुआ है? कौशाम्बी में। जो गुप्त शासक हैं ये संभवतः कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक की। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त का जो समय काल है ये 240 से 280 ईस्वी है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी जो है वो है घटोत्कच। इनके बारे में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। घटोत्कच के जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका समय शुरू होता है 320 ईस्वी से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले गुप्त शासक है चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है इनका नाम है कुमार देवी, और कुमार देवी जो है ये लिच्छवी राजकुमारी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी है और ये लिच्छवी राजकुमारी थी। गुप्त संवत की शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की शुरुआत, तो इसके बारे में याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त एक तो विष्णु जी का उपासक था, दूसरा ये संगीत प्रेमी था। ठीक है, इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। विष्णु जी का उपासक था, संगीत प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके जो दरबारी कवि हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, तो याद रखना प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही फेमस अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, तो इस बात को याद रखना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इनकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, कविराज और परम भागवत जैसी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी उपाधि है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसको याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 2 गुप्त शासक हैं, एक चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों ही गुप्त वंश के हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, तो याद रखना शकों पर विजय के उपलब्ध में चांदी के सिक्के चलाए थे किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इनके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है ये भारत आए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था, इसको याद रखना। और ये पूछा जाता है कि फाहियान भारत आया था तो उस समय भारत में कौन से शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और भारत में उस समय गुप्त वंश का शासन था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। इनके जो राजकवि हैं उनका नाम साब है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के एक संधि विग्रह सचिव हैं जिनका नाम वीरसेन था, और वीरसेन जो है ये शैव मत के अनुयायी हैं, शैव मतावलंबी थे। कौन? वीरसेन, जो चंद्रगुप्त के सचिव थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो एक तो था पाटलिपुत्र और दूसरा था उज्जैनी। उज्जैनी और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, जैसे कि आपने अकबर के दरबार में पढ़ा था 9 रत्नों के बारे में, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा था, वैसे ही चंद्रगुप्त के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, 9 रत्न कौन है? तो ये 9 विद्वानों की एक मंडली होती थी जिनमें महाकवि कालिदास थे, छपड़क हैं, अमर सिंह हैं, शंकु, वाराहमिहिर और बेताल भट्ट जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। ठीक है, इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो हैं कुमार गुप्त द्वितीय या गोविंद गुप्त,
इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन सा शासक था, तो वो था कुमारगुप्त प्रथम। तो याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी हैं। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, तो ये भी पूछा जाता है। और हूणों का आक्रमण कब शुरू होता है? स्कंदगुप्त के समय, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। इस बात को याद रखना, अंतिम गुप्त शासक के बारे में विष्णुगुप्त हैं, याद रखना। गुप्त काल की जो प्रशासनिक इकाई है उसको जान लेते हैं। गुप्त काल में जो देश यानी जो सबसे बड़ी इकाई या गुप्त साम्राज्य था, उसके जो शासक थे वो गोपना कहलाते थे, तो गोपना को याद रखना। देश के नीचे जो विभाजन की इकाई थी वो भुक्ति थी। ठीक है, भुक्ति के जो शासक होते थे या भुक्ति के जो मुख्य होते थे वो जो थे वो उपरीक होते थे। ठीक है, भुक्ति के बाद अगली इकाई जो है विषय है। विषय के मुख्य विषयपति और ग्राम के मुख्य ग्रामीक होते थे। ठीक है, गुप्त काल में जो पुलिस विभाग था, पुलिस विभाग के जो सामान्य लोग थे, जैसे कि आज के टाइम पे हम पुलिस कांस्टेबल जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उनको चाट और भाट कहा जाता था। जो मुख्य अधिकारी होते थे पुलिस विभाग के, उनको दंडपाशिक कहा जाता था। ठीक है, अन्य बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है वो उज्जैन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन जो है ये गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौन? उज्जैन। ठीक है, गुप्त शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में, इनकी स्वर्ण मुद्राएं जो हैं इनके अभिलेखों में उनको दीनार कहा गया है। दीनार, दीनार किसको कहा गया है? स्वर्ण मुद्रा को। किसके अभिलेखों में? गुप्त शासकों के अभिलेखों में। ठीक है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भारत में किन शासकों ने जारी की हैं? तो वो गुप्त शासकों ने जारी की हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। इसको याद रखना, पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है एरण अभिलेख से, भानुगुप्त के। ठीक है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो याद रखना, कौन सी जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो वो सबर जाति के लोग थे। ठीक है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति इसको कहते हैं, जिसमें कायस्थों का सबसे पहले वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। और याद रखना, जाति के रूप में कायस्थों का जो वर्णन मिलता है वो ओसनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको कुट्टनी कहा जाता था। ठीक है, गुप्त सम्राट जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और वैष्णव धर्म को ही गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया था। तो गुप्त शासकों का जो राजधर्म है वो वैष्णव धर्म ही था। गुप्तों का राज चिन्ह जो है ये गरुण है, और गरुण जो है भगवान विष्णु का वाहन है। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे पड़ता है? देवगढ़, ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर के बारे में एक बात याद रखना, ललितपुर जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है ललितपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्त काल की गुफाओं के बारे में। जैसे अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 ये गुप्तकालीन है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा की बात करें तो बाघ की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ती है बाघ की गुफा, और ये विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये गुप्त काल में निर्मित है बाघ की गुफा। गुप्त काल में लिखित एक ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में से एक है। पंचतंत्र ये संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। कौन? पंचतंत्र। गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन है? ब्रह्मगुप्त है। गुप्त काल में पलकाण्व जो है, पलकाण्व नामक व्यक्ति ने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा था।
तो इसको याद रखना। हस्त आयुर्वेद की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। इसके लेखक कौन है? तो पलकार्व हैं। ठीक है। नवनीतकम की रचना भी कब होती है? गुप्त काल में। इसके अलावा पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना हमें दिखाई देती है वो भी गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत थी। तो याद रखना, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो थी ये संस्कृत थी। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता था। गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का भी जन्म होता है। कब होता है? गुप्त काल में। और जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। तो ये भी याद रखना। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए हैं। किसने? गुप्त काल के शासकों ने। ठीक है। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल की विशेषता थी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिरों की। जैसे विष्णु मंदिर कहाँ पे है? ये इसका जो क्षेत्र है वो है तिगवा। ठीक है। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है वहां पर है विष्णु मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भूमरा, नागौदा मध्य प्रदेश में। भूमरा उस क्षेत्र का नाम है और नागौदा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। ठीक है। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नैना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है पार्वती मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़, ललितपुर। ललितपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर, और ये कहाँ पे है? भीतरगांव, कानपुर में है। ईंट से निर्मित मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। और जो शिव मंदिर है ये खोह में है, नागौदा मध्य प्रदेश। ठीक है। 2 शिव मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, दोनों गुप्त काल के हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की। जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अगली है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और एक और पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। दोनों के ही लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं। तो आर्यभट्ट की 2 पुस्तकें हैं, एक है आर्यभट्टियम और दूसरी है सूर्य सिद्धांत। तो दोनों को याद रखना। अगली पुस्तक है बृहद संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? वाराहमिहिर। या वाराहमिहिर जो है बृहद संहिता के लेखक है। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। अगली पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो भी जितनी भी सारी पुस्तकें मैंने डिस्कस की हैं ये सारी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।